नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे सॉइल, जो हमारा सॉइल साइंस का पोर्शन चल रहा था, ठीक है, जो नेमराज सुंडा की जो हमारी कंप्लीट बुक सीरीज़ है, ठीक है, जो कि हिंदी में चल रही है, ठीक है। तो उसमें जो पोर्शन हमारा चल रहा था सॉइल साइंस का, उसको हम लोग जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, सॉइल इरोजन का टॉपिक हमारा बचा हुआ था, इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ आपको बता दें कि और ये सीरीज़ जो आपकी हिंदी बुक सीरीज़ चल रही, ठीक है, जो नेमराज सुंडा सर की जो हिंदी की बुक है उसकी सीरीज़ चल रही है, तो इसे आप लोग ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती उनके लिए हिंदी बुक सीरीज़ बिल्कुल रामबाण है, ठीक है। और ये बुक आपको हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगी, ठीक है। हम अगर टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा टॉपिक क्या है, मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। तो इसे हम लोग मोटे तौर पे अगर जानते हैं कि सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन या मृदा क्षरण कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट या दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो मृदा का पृथक्करण, मतलब पृथक्करण का मतलब होता है जब मिट्टी जो है अलग अलग हो जाती, तथा परिवहन, जब पृथक हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी और उसका परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मृदा क्षरण कहेंगे। क्या कहेंगे, मृदा क्षरण कहेंगे या सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मृदा अपरदन दर 12 टन पर हेक्टेयर प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करें मृदा जो सॉइल इरोजन होता है 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर है। मतलब जो लिमिटेशन बनी है उससे भी ज़्यादा है। कितना है, 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है वेव अपरदन। वेव अपरदन क्या होता है, जल एवं वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन। मतलब इसमें जो हमारा वाटर इरोजन होता है और एयर इरोजन होता है, ठीक है, दोनों का जो संयुक्त प्रभाव होता है उससे होने वाला जो इरोजन होता है उसे हम लोग कहते हैं वेव अपरदन, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक अपरदन। मनुष्य के हस्तक्षेप से भूमि पर पशुओं की अधिक चराई से होता है, ठीक है। मतलब मनुष्यों के द्वारा भी होता है, और जो हमारे पशु होते हैं वो क्या होते हैं, जो उनके खुर होते हैं, पैर होते हैं, उनके पैरों में क्या होता है, खुर होते हैं। खुर के बीच में आपने देखा होगा छोटी छोटी, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह होती है। तो जब कहीं पे वो जाते हैं, चरने जाते हैं या कहीं पे खेत वगैरह में जाते हैं, तो उनके बीच मिट्टी भर जाती है। जब मिट्टी भर जाएगी तो जहाँ पे वो जाएंगे तो वहाँ से मिट्टी जो है एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पे चली जाएगी। इसी को हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, मृदा अपरदन, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक। अगला हम बात करते हैं एलुवियल, जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ठीक है। जो हमारा वाटर के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई गई है उसे हम लोग क्या क्या कहेंगे, एलुवियल, ठीक है। अब एक होता है हमारा एओलियन लोएस। क्या होता है, एओलियन होता है या लोएस होता है, ये वायु द्वारा मिट्टी बहाकर लाई गई है, ठीक है। एओलियन होता है और लोएस होता है, ये वायु द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है, ठीक है। इतना हमने जान लिया। अब हम अगला बात करेंगे, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा नेचुरल इरोजन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक क्षरण, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एक्सिलरेटेड इरोजन या त्वरित क्षरण। एक होता है हमारा प्राकृतिक क्षरण, एक होता है हमारा त्वरित क्षरण, ठीक है। वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा लगातार धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारी वेजिटेशन वनस्पति होती है वो पूरी की पूरी मिट्टी को क्या करती है, ढक लेती है, ठीक है। और उसके द्वारा जो हवा और पानी के द्वारा धीरे धीरे जो क्षरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक क्षरण। यह मृदा क्षरण निर्माण, मृदा निर्माण तथा मृदा विनाश की क्रियाओं को सदैव साथ रखता है, ठीक है। इस क्षरण से क्या होता है, मिट्टी का बनना भी होता है और मिट्टी का विनाश करना भी होता है, ठीक है। इससे कोई विशेष हानि नहीं होती क्योंकि परिवर्तन में बहुत समय लगता है, ठीक है। अगर नॉर्मल की बात करें, ठीक है, नेचुरल इरोजन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इससे ज़्यादा हानि नहीं होती, ठीक है। अगला इरोजन की बात करते हैं, ये होता है एक्सेलरेटेड या त्वरित क्षरण। या मानव क्रियाओं के द्वारा, जैसे वनों की कटाई, जब हम वनों को काटते हैं तो उनके द्वारा मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। खोद कर जुताई करके समाप्त कर दिया, जिससे कि भूमि वनस्पत विहीन हो जाती है, ठीक है। इससे हमारा क्या होता है, एक्सेलरेटेड इरोजन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, एक्सीलरेटेड इरोजन का जो पॉइंट है वो है, इस प्रकार वनस्पति विहीन भूमि का जल तथा वायु द्वारा क्षरण होता है। ठीक है, यह क्षरण सर्वाधिक नुकसानदायक होता है, लेकिन इसे मनुष्य द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, जब मनुष्य ही कर रहा है तो मनुष्य रोक सकता है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक को मनुष्य रोक नहीं सकता, लेकिन वो ज़्यादातर क्या होता है, वो हानिकारक नहीं होता क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, मृदा क्षरण के कारक की बात करते हैं तो दो शक्तियों के द्वारा होता है, एक होता है जल द्वारा, एक होता है वायु द्वारा। ठीक है, कारक की बात करते हैं, कितने कारण हो सकते हैं, दो होते हैं, एक होता है जल और एक होता है वायु। ठीक है, अब हम बात पढ़ेंगे विंड इरोजन या वायु क्षरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विंड इरोजन पढ़ेंगे या वायु क्षरण पढ़ेंगे। यह क्षरण शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, मतलब जो ड्राई एरियाज होते हैं और ड्राई लैंड एरियाज होते हैं, ठीक वहाँ पे होता है। व्यर्थ या बंजर भूमि जो मुख्यतः वनस्पति विहीन होती है उन मृदाओं में सर्वाधिक होता है। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, वहाँ मई जून में तेज आंधियाँ चलने से सर्वाधिक वायु क्षरण होता है। ठीक है, मतलब जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं वो जब बहुत तेज़ से हवा चलती है, हवा के साथ वो एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, ये भी कई टाइप का होता है, उन टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप इसका क्या है, सतह सर्पण या सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप का मतलब होता है जो परत होती है वो क्या होती है, हट जाती है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरफेस क्रीप का होता है जब मृदा का कण जिसका व्यास कितना होता है 0.5 mm से अधिक होता है। ठीक है, जब मृदा कणों का आकार कितना होता है 0.5 mm से अधिक होता है, ये कण वायु की गति में ऊपर नहीं उठते। क्या होते हैं ये कण, वायु की गति मतलब जो हवा की स्पीड होती है उसमें ये ऊपर नहीं उठते तथा भूमि की सतह पर रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को सतह सर्पण या सरफेस क्रीप कहते हैं। सरफेस क्रीप मतलब ये ज़मीन से ही लग लग के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक है, ये कितने परसेंट होता है, 5 से 25% तक होता है। कितने परसेंट तक होता है, 5 से 25%। ठीक है, अगला हमारा है साल्टेशन। ठीक है, जब मृदा का हवा का सीधा दबाव पड़ता है, ठीक है, मतलब जो हमारी सॉइल होती है उस पर जो एयर पड़ती है उसका सीधा प्रेशर पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। ये इनका जो आकार होता है कितना होता है, 0.1 से 0.5 mm होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कितने परसेंट होता है, 50 से 75% होता है। कितना होता है, 50 से 75% होता है। ठीक है, और ये जो साल्टेशन होता है इसमें क्या होता है, जो मिट्टी का आकार होता है मध्यम आकार का होता है, सॉरी जो कणों का आकार होता है कितना होता है, मध्यम आकार का होता है। तो थोड़ी दूर तो रेंगते हैं, उसके बाद ये थोड़ी दूर उड़ते हैं, फिर रेंगते हैं, फिर उड़ते हैं, तो ये इसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। अगला हम बात करेंगे निलंबन या सस्पेंशन की। ठीक है, अगला हम बात करेंगे किसकी, निलंबन या सस्पेंशन की। तो इन कणों का आकार कितना होता है, 0.1 mm से कम होता है। कितना होता है, 0.1 mm से कम होता है। ये हवा द्वारा वातावरण में उड़ते रहते हैं, जो हजारों किलोमीटर तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो कणों का आकार होता है कितना होता है, 0.1 mm से कम, कि सबसे छोटा होता है। ठीक है, किसका, सस्पेंशन का। अगर साल्टेशन की बात करते हैं इसका होता है 0.1 से 0.5 mm तक, 0.1 से 0.5 mm तक। ये कितना होता है, 50 से 75%। ठीक है, 5 से 25% क्या होता है, सरफेस क्रीप होता है, जिसका आकार 5 mm से ज़्यादा, 0.5 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में 3 से 4% होता है। ठीक है, किसका, हमने जो सरफेस क्रीप पढ़ा था कितने परसेंट होता है, 5 से 25%। साल्टेशन की बात करते हैं 50 से 75%। वहीं अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो कितना, 3 से 4% होता है। ठीक है, अगला हमारा जो जो इरोजन होता है जल द्वारा होता है। ठीक है, इसकी भी कई अवस्थाएं होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली हमारी रेन ड्रॉप या स्प्लैश। क्या है, रेन ड्रॉप होगी या स्प्लैश होगी। इसे हिंदी में बौछार क्षरण कहते हैं, या मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था। सबसे पहली शुरुआती अवस्था कौन सी, रेन ड्रॉप। ठीक है, यह मृदा कण वर्षा की बूंदों के प्रभाव से एक स्थान से टूटकर हट जाते हैं। ठीक है, यह क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार, गहनता और त्वरितता से होता है। मतलब मान लो बारिश हो रही है, ठीक है,
जब बारिश होती है तो हम लोग देखते हैं कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो स्पीड से गिरता है। जब स्पीड से गिरेगा ज़मीन पे, तो ज़मीन पे जब गिरेगा तो ज़मीन का जो कुछ पार्टिकल होंगे वहाँ से उठ के दूसरे स्थान पे जाके गिरेंगे, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि बूंद का आकार कैसा है, ठीक है, वर्षा की बूंद, रेन ड्रॉप का आकार कैसा है, उसकी गति कैसी है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला जो इसका पार्ट है वो कौन सा है, सीट इरोजन। कौन सा है, सीट इरोजन या परत क्षरण, ठीक है। जल क्षरण की दूसरी अवस्था है, पहली कौन सी थी, रेन ड्रॉप हो, ठीक है। अगर सीट इरोजन की बात करते हैं, उपजाऊ मिट्टी का सबसे ज़्यादा अपर्दन इसी से होता है, क्योंकि मिट्टी की पतली परत नष्ट हो जाती है, ठीक है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत कैसी होती है, पतली होती है। जब पतली होगी, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसकी सीट जो है या परत जो होती है नष्ट हो जाएगी। परत क्षरण आँखों द्वारा दिखाई नहीं देता, क्योंकि मृदा की उर्वरक सतह को बहा ले जाता है, इसलिए यह विनाशकारी हो जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं रिल इरोजन की। रिल इरोजन क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रिल इरोजन क्या होता है, जब पानी ढाल की ओर बहने लगता है तो खेत में छोटी छोटी नालियाँ बन जाती और सामान्य कृषक क्रियाओं द्वारा समाप्त की जा सकती। मतलब मान लो पानी गिरता है, ठीक है, तो छोटी छोटी ये नालियाँ बनने लगती हैं, ठीक है, छोटी छोटी ये नालियाँ बन जाती हैं। तो ये जो है, जो हमारा किसान होता है उसके द्वारा ये रोका जा सकता है, इन नालियों को बंद किया जा सकता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं गली इरोजन या अवनालिका। रिल क्षरण की बढ़ती अवस्था है, ठीक है। जो रिल होता है तो ये धीरे धीरे नालियाँ क्या होती हैं, बड़ा आकार ले लेती हैं, ठीक है। मान लो ये इतनी नाली थी, ये उसका बड़ा आकार ये हो गया, ठीक है, इसी का बड़ा आकार ये हो गया, इसी का बड़ा आकार ये हो गया, ठीक है। तो छोटी छोटी नालियाँ जब बड़ा आकार ले लेती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गली कहते हैं, ठीक है। जहाँ खेत में ढलान अधिक होता है वहाँ नालियाँ गहरी, बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कृषि क्रियाएं करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार के क्षरण को अवनालिका या नालीदार क्षरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अवनालिका क्षरण जल द्वारा क्षरण की अवस्था में सबसे भयंकर और सर्वाधिक जल क्षरण की अवस्था है, क्योंकि जब हमारी नालियाँ जो नालियाँ होती थी वो छोटी छोटी होती थी, ठीक है, तो उसमें जो क्षरण होता था वो कम, उसमें जो मिट्टी बह के जाती थी कम मात्रा में जाती थी, ठीक है, उसे रोका जा सकता था। और यही आकार जब बड़ा हो गया तो उस मिट्टी की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो वहाँ पे जो इरोजन होगा सबसे ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसे भयंकर अवस्था बोला गया। इसे अधो मृदा क्षरण भी कहते हैं, मतलब सब सरफेस भी इरोजन कहते हैं, ठीक है। यह क्षरण राजस्थान में कोटा ज़िले के आसपास चंबल नदी के क्षेत्र में अधिक होता है, ठीक है। अगला हमारा जो इरोजन का पार्ट है कौन सा है, वेव इरोजन। कौन सा पार्ट है, वेव इरोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेव इरोजन क्या होता है, हवा और पानी की संयुक्त कार्रवाई के कटाव से जो होता है वो कौन सा होता है, लहर का कटाव या वेव इरोजन होता है। जब कटाव मानव हस्तक्षेप द्वारा अत्यधिक पशु चराई, वनों की कटाई आदि के कारण होता है वह कहा जाता है मानव जनित कटाव या एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन क्या होगा या मृदा संरक्षण क्या होगा, ठीक है। तो मृदा संरक्षण की विधियाँ क्या क्या हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। जल अपर्दन को रोकने की विधियाँ, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो जल अपर्दन होता है या जो वाटर इरोजन होता है उसको रोकने की विधियाँ कौन कौन सी। तो सबसे पहले सस्य संबंधी विधियाँ, ठीक है, जो एग्रोनॉमिक जो मेथड हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जो ढलान होता है वो 2% से 2% तक होता है, मतलब अप टू 2%, ठीक है। जो एग्रोनॉमिक मेजर्स होते हैं किसके, वाटर इरोजन को रोकने के लिए, उसमें जो ढलान होता है कितना होता है, 2% तक होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कौन कौन सी विधियाँ अपनाते हैं, एक तो हम लोग अपनाते हैं कंटूर फार्मिंग। क्या अपनाते हैं, एक तो हम लोग अपनाते हैं कंटूर फार्मिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ये ऊंचाई बनी है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ये रेखाएं बनी होती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं, ठीक है। इसमें सभी कृषक क्रियाएं एवं फसल की बुआई भूमि के ढाल के विपरीत करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंटूर फार्मिंग कहेंगे। टीलेज की बात करते हैं, भू परिष्करण की सही विधियां अपनाना, जैसे बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करना।
ये क्या होगा, टीलेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, घास फूस और पत्तियों पॉलीथीन के द्वारा खेतों को ढक 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 दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो पानी हमारा बारिश होती है या इरिगेशन करते हैं उसके द्वारा जो हमारी मिट्टी होती है एक स्थान से कट के दूसरे स्थान नहीं जाती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। क्रॉप रोटेशन, मृदा के उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से मृदा क्षरण क्या होता है, कम होता है। ठीक है, पट्टियों में फसल बोनापन, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियों में फसल को बोना। ठीक है, ढाल के विपरीत समानांतर पट्टियों में फसल बोना मृदा क्षरण को रोकता है। ठीक है, इसमें अपर्दन को बढ़ाने वाली फसलें, जैसे मतलब जो इरोजन को बढ़ाती हैं, एक्सेलरेट करती है, जैसे मक्का हो गई, ज्वार होगी, बाजरा होगी। ठीक है, और अगर इरोजन की बात करते हैं, इरोजन को कम करने वाली फसल कौन सी है, मूंग हो गई, चंवला हो गई, मोठ होगी। ठीक है, ये एकांतर रूप से उगाते हैं, मतलब सीक्वेंस से एक उगाते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं मृदा क्षरण की यांत्रिक विधियाँ, मतलब मैकेनिकल मेजर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा एग्रोनॉमिक मेजर्स। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, एग्रोनॉमिक मेजर्स हमने पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो ढलान होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2% तक होनी चाहिए। अगर हम मैकेनिकल मेजर्स की बात करते हैं तो इसमें ढलान कितना होना चाहिए, 2% से अधिक ढलान होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, कंटूर टेरेस बनाते हैं, उसमें क्या करते थे, कंटूर फार्मिंग करते थे। ठीक है, ढलान के अनुसार अलग अलग क्यारियाँ बनाना, इससे खेत की अतिरिक्त जल बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम मान लो जो ढलान है उसके अनुसार ही हम अगर क्यारियाँ बना रहे हैं तो जो अतिरिक्त जल होगा या वाटर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। अगला हमारा जिंक टेरेसिंग क्या है, अगला हमारा जो है जिंक टेरेसिंग। ठीक है, तो इसमें जो ढलान होती 3 से 10% होनी चाहिए, कितनी, 3 से 10% होनी चाहिए। ठीक है, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी उपयुक्त लंबाई की खाई उचित अंतराल पर खोदी जाती है। ठीक है, इन खाइयों में पेड़ों की रोपाई की जाती है। जिंक टेरेसिंग मतलब होता है पेड़ों के द्वारा जो है इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है बेंच टेरेसिंग। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेंच टेरेसिंग है। इसको हम लोग अगर देखने की बात करते हैं तो बेंच टेरेसिंग की बात करते हैं तो इसमें केवल एक क्वेश्चन आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया है, कि इसका जो ढलान होता कितना होता है, 16 से 33% होता है। इसका ढलान कितना होगा, 16 से 33% होगा। कितना होगा, 16 से 33% होता है। ठीक है, अगला हमारा है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। क्या है, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। ठीक है, कौन सा है, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। यह विधि गहरी काली कपास मृदाओं में, जैसे कौन सी, सोयाबीन, मूंगफली में उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है इसका ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड का, यह विधि मानसून में दलदली मृदाओं में प्रयुक्त होती है। ठीक है, जब मानसून आता है तो वहाँ पे जो दलदली सॉइल होती हैं उसमें ये प्रयुक्त की जाती है, कौन सी, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। ठीक है, अगला जो हमारा है वानस्पतिक प्रतिरोध या वेजिटेटिव बैरियर्स, खस घास जिसे क्या कहते हैं, वेटिवेरिया। ठीक है, या दूब घास, इसे लगाकर क्या करते हैं हम, जो इरोजन होता है, ठीक है, इरोजन होता है उसको रोकते हैं। कौन सा, वाटर इरोजन को रोकते हैं। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, कृषि फसलों के साथ साथ उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और जो श्रब्स होते हैं उनकी खेती करते हैं। ठीक है, उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर की क्रॉप को उगाते हैं, वानिकी मतलब जो फॉरेस्ट होती हैं उनके पेड़ों को लगाते हैं या झाड़ियों को लगाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, इरोजन को रोकते हैं। वर्टिकल मल्च की बात करते हैं, हल्की और गहरी कुएं नुमा खाइयाँ ढलान के विपरीत दिशा में बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें कुआं और खाइयाँ बनाते हैं ढलान के विपरीत दिशा में। मान लो ढलान नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो इसकी विपरीत दिशा में ऐसे हम लोग क्यारियाँ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिट्टी जा रही होती है यहाँ पे रुक जाएगी, क्या होगी, यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें क्यारियाँ बनाते हैं। जैसे कौन कौन सी फसलें हैं, कहवा होगी, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सभी फसलें किस में होती, वर्टिकल मल्च में होती हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सब सॉइल की गहरी जुताई। ठीक है, सब सॉइल की गहरी जुताई,
सब सॉइलर की सहायता से भूमि की कठोर परत को तोड़कर 30 सेंटीमीटर से गहरी 45 से 70 सेंटीमीटर जुताई करनी चाहिए। कितना? 45 से 70 सेंटीमीटर जुताई करके। ठीक है। वायु अपर्दन को रोकने की विधियाँ कौन कौन सी? वायुरोधी पट्टियों का निर्माण। ठीक है। वायु को रोकने वाली जो पट्टियाँ होती, पट्टियों का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं उनकी लाइनों को पट्टियों में बोना। हवा की दिशा के विपरीत भौतिक संरचना, जिसे क्या कहते हैं? विंड ब्रेक कहते हैं। एवं पौधों व झाड़ियों का शेल्टर बेल्ट की पट्टियाँ लगाना। ठीक है। ये किससे कहते हैं? वायु अपर्दन को रोका जाता है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है मिट्टी का जमाव, जिसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन ऑफ सॉयल। क्या कहते हैं? डिपोजिशन ऑफ सॉयल। ठीक है। मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जम जाना, उसे कहते हैं डिपोजिशन ऑफ सॉयल। ठीक है। ये भी यही डिफिनेशन में लिखा है परिवहन मिट्टी के जमाव को। यह परिवहन स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार का हो सकता है। मतलब किस तरीके का परिवहन, कौन सा स्रोत होगा या उसका सोर्स क्या है। अगर हम बात करते हैं जो ग्रेविटी के द्वारा एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पे जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कोल्लूवियल। क्या कहते हैं? कोल्लूवियल। ठीक है। कहाँ से? ग्रेविटी से। ठीक है। जल की बात करते हैं, वाटर के द्वारा क्या होगा? एलुवियल होगा। आइस द्वारा क्या होगा? ग्लेशियल होगा। पवन द्वारा क्या होगा? एओलिन, जो कि सैंडी सॉइल में होगा। क्या होगा? जब सैंडी सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो वहाँ पे कौन क्या होगा? एओलिन होगा। ठीक है। अगर सिल्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो सिल्ट जाएगी वहाँ क्या होगा? लोएस होगा। वहाँ क्या होगा? लोएस होगा। ठीक है। वहाँ क्या होगा? वहाँ पे लोएस होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसको याद करना चाहें, ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं? इसकी एक अगर ट्रिक बनाना चाहें तो क्या बन सकती है? अगर इसकी एक ट्रिक बनाना चाहें तो क्या बन सकती है? हाँ, जिसमें डबल एस होता है, ठीक है, जिसमें डबल एस होगा वो क्या होगा? सिल्ट होगा। ठीक है। जिसमें डबल एस होगा उसमें क्या होगा? सिल्ट होगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर लोएस है, लोएस में क्या होगा? डबल एस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिल्ट वाली जो मृदा होगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं वाटर इरोजन की। किसकी बात करेंगे? सॉइल वाटर की या मृदा जल की बात करेंगे। ठीक है। किसकी? सॉइल वाटर की। मृदा कणों के बीच रंध्रावकाश, जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो पोर स्पेस होते हैं उसमें उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। ठीक है। यह सामान्यतः सूक्ष्म या माइक्रोस्पोर में पाया जाता है। मृदा जल में बार, एटीएम, मेगा पास्कल, एक बार बराबर 100 kPa या 0.1 MPa या पीएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। मृदा जल को पीएफ द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। मृदा जल का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें सॉइल वाटर की, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा आर्द्रताग्राही जल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है। यह मृदा में जल कणों के चारों ओर वाष्प या पतली परत के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है। ये मृदा जो होता है, मृदा में जल कणों के चारों तरफ उपस्थित रहता है। मृदा में इस जल की मात्रा न्यूनतम व पौधों को अनुपलब्ध होती है। ठीक है। इसकी जो मात्रा होगी या तो सबसे कम होगी, बहुत ना के बराबर होगी, या बिल्कुल भी नहीं होगी। यह जल मृदा में सबसे अधिक बल -31 बार या इससे अधिक पर संग्रहित रहता है। संग्रहित का मतलब होता है स्टोर रहता है। तो कितना होगा? -31 बार होगा। ठीक है। गुरुत्वीय जल या ग्रेविटेशनल वाटर की बात करते हैं। मृदा में अधिक मात्रा में जल आ जाने पर यह गुरुत्व बल के कारण नीचे को रिसता है या मृदा में रंध्रों के बीच स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं यह पौधों को उपलब्ध नहीं होता। क्या होता है? यह जो प्लांट होते हैं उनको उपलब्ध नहीं होता। यह जल मृदा में -1.1/3 बार बल से कम, लगभग 0.1 से 0.32 बार तक संग्रहित रहता है। ठीक है। अगला हमारा केसीय जल या कैपिलरी वाटर। यह जल मृदा में आर्द्रताग्राही जल और क्षेत्र फील्ड कैपेसिटी के मध्य उपलब्ध रहता है। किसके बीच होता है? जो फील्ड कैपेसिटी होती है और जो क्या होता है? आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, उसके बीच क्या होता है? कैपिलरी वाटर उपस्थित रहता है। ठीक। इन दोनों के बीच में क्या होगा? कैपिलरी वाटर उपस्थित रहेगा। यह जल पौधों की जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह जल मृदा में -1/3 से
31 बार के मध्य संग्रहित रहता है, ठीक है। तथा पौधों द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला केसीय जल ही होता है, ठीक है। जो प्लांट अपने उपयोग में लेते हैं वो कौन सा जल होता है? केसीय जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एक होता तो -1/3, एक होता -31 बार, ठीक है। तो इनके बीच का जो जल होगा वो कौन सा होगा? वो कैपिलरी वाटर होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे या इससे कम होगा तो कौन सा होगा? वो ग्रेविटेशनल वाटर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा? आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? सिंचाई के 36 से 48 घंटे बाद जो जल की मात्रा खेत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध धारण करके रहती है वह जल की क्षेत्र क्षमता कहलाती है। क्षेत्र क्षमता का जल दाब -1/3 बार होता है। इसका मतलब ये डिफिनेशन में कहा जा रहा है कि मान लो हमने ज़मीन है, यहाँ पे हमने पानी को दिया, मान लो ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी भरा हुआ, तो जो पानी ज़मीन पे रह जाता है या प्लांट के लिए रह जाता है, नीचे रिश्ता नहीं है, ठीक है। बहुत सा पानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ चला जाता है जो कि प्लांट तक नहीं पहुँच, और जो प्लांट तक बना रहता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? फील्ड कैपेसिटी कहेंगे। अगला हमारा पॉइंट है जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? मृदा में उपस्थित कुल जल की अधिकतम मात्रा जो मृदा कणों द्वारा धारण की जा सके उसे जल धारण क्षमता कहते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो उसमें धारण की जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल धारण क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट म्लान बिंदु या विल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एक होता अस्थाई विल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या क्या बोलेंगे इसे? अस्थाई म्लान बिंदु या अस्थाई, ठीक है, सॉरी, अस्थाई म्लान बिंदु या स्थायी म्लान बिंदु, ठीक है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट जो स्थायी होता है उसे परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगर अस्थायी म्लान बिंदु की बात करते हैं तो मुरझाहट की अवस्था में मुरझाए हुए पौधों को सिंचाई देने पर समाप्त हो जाती है, ठीक है, अस्थायी हो गई। म्लान बिंदु का मतलब होता है जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, और जब प्लांट को पानी की कमी हो जाएगी और प्लांट को अगर पानी दे दिया जाए तो प्लांट जी जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जी जाएगा मतलब प्लांट वहाँ पे फिर से ग्रो करने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी। मतलब थोड़े समय के लिए उसमें म्लान बिंदु मतलब सूखा पड़ा और उसके बाद उसमें फिल हो गया पानी। वहीं अगर स्थायी की बात करते हैं, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जब सिंचाई के बाद भी मुरझाहट समाप्त ना हो तो वह स्थायी म्लान बिंदु हो जाता है। म्लान बिंदु पर मृदा नमी तनाव 15 बार होता है। कितना होता है? अगर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है? 15 बार होता है। कितना होगा ये 15 बार होगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इस बिंदु पर मृदा नमी तनाव -60 बार होता है। कितना होता है? -60 बार होता है, ठीक है, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। इस बिंदु पर पौधे जल अभाव में मर जाते हैं, ठीक है। अगर पानी नहीं मिलता है तो यहाँ पे पौधे क्या होते हैं? मर जाते हैं। अगला है प्राप्य जल या उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अवेलेबल वाटर की तो मुरझान बिंदु जो विल्टिंग कोफिशिएंट है या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है एवं क्षेत्र क्षमता जो फील्ड कैपेसिटी है के बीच जो जल की मात्रा होती है उसे प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहेंगे। मतलब 15 बार और -1/3, 15 और 1/3 के बीच का जो क्या होता है ये क्या होता है? अवेलेबल वाटर होता है। क्या होता है? अवेलेबल वाटर होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं पौधों की को यही जल उपलब्ध होता है जो सूक्ष्म रंध्रों या कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? अवेलेबल वाटर। पीएफ वैल्यू क्या होता है? अब हम बात करेंगे पीएफ वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इसे स्कोफील्ड 1935 में परिभाषित किया था, SCHOFIELD। स्कोफील्ड ने कब? 1935 में परिभाषित किया। यह एक कॉलम के ऊपर उपस्थित मुक्त जल के तल को सेंटीमीटर ऊंचाई में व्यक्त करता है, ठीक है। मतलब जल के लेवल को क्या करता है? सेंटीमीटर में व्यक्त करता है। अब इसमें कुछ मृदा की स्थितियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं,
ठीक है। एक होता है सेचुरेटेड सॉइल, उसमें पीएफ वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। दबाव कितना होता है, 0.001 mm। एक होता है फील्ड कैपेसिटी, ये होता है 2.5 पीएफ वैल्यू, ठीक है। इसमें जो एटीएम होता है कितना, -1/3 होता है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, 4.18 होता है, ठीक है, और -15 बार होता है। हाइग्रोस्कोपिक अगर पॉइंट की बात करते हैं 4.5 होता है, -31 बार होता है। अगर ओवन ड्राई सॉइल की बात करते हैं तो इसका कितना होता है, 7 होता है। और एटीएम की बात करते हैं -10,000 एटीएम होता है, ठीक है। दाब कितना होता है, -10,000 एटीएम होता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, मृदा नमी ज्ञात करना, मतलब सॉइल मॉइस्चर को मेज़र करना या मेज़रमेंट करना, ठीक है। उसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी विधि होती है उसके बारे में जानेंगे, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, सबसे पहला हम बात करेंगे टेंसियोमीटर की, ठीक है। किससे नापते हैं, टेंसियोमीटर से नापते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा नमी किस निम्न में से किससे मापते हैं, अगर उसमें ऑप्शन टेंसियोमीटर है तो आप टेंसियोमीटर लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी क्वालिटीज़ क्या होती, यह केवल 0 से 0.85 बार मृदा नमी तक संवेदी होता है। मतलब ये कितने बार तक, जो बार होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो 0 से 0.85 जो होता है इतने रेशियो में ये क्या करता है, मृदा नमी को मापता है। इसलिए यह बालू मिट्टी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बालू मिट्टी में तनाव 1 बार से कम होता है, ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, तो 1 बार से कम किस में होता है, बालू में होता है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो टेंसियोमीटर होता है किस सॉइल के लिए सबसे सुटेबल होता है, किसके लिए होगा, बालू मृदा या सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं क्ले सॉइल के लिए, ये उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि 1 बार से ऊपर जो होता है क्या होता है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसका, क्ले सॉइल का, ठीक है। या फसलों को निश्चित अंतराल पर पानी सिंचाई देने हो तो उपयुक्त होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है टेंसियोमीटर का, क्यों मापते हैं, क्योंकि जब हम सिंचाई देते हैं तो उसकी पानी को या उसके वाटर लेवल को नापने के लिए टेंसियोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जिप्सम ब्लॉक का। अगला कौन सा है हमारा, जिप्सम ब्लॉक है। इसके बारे में हम देखते हैं। जिप्सम ब्लॉक होता है, या इसे विद्युत प्रतिरोध भी बोल देते हैं, या बायोपस नमी मीटर बोल देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर मीटर बोल देते हैं। लंबे अंतराल पर सिंचाई करने के लिए फसलों को 0 से 15 बार में उपयुक्त है। कितना बार होना चाहिए, 0 से 15 बार तक होना चाहिए। यह विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर है, मतलब जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध मतलब इलेक्ट्रिक जो रेसिस्टेंस होता है उस पर क्या होता है, डिपेंड होता है, निर्भर होता है, ठीक है। अगला इसका पॉइंट क्या है, जिप्सम ब्लॉक क्ले सॉइल के लिए अच्छा माना जाता है। अभी मैंने क्या बोला था आपको, जो टेंसियोमीटर था किसके लिए था, टेंसियोमीटर किसके लिए था, ये था हमारी सैंडी सॉइल के लिए अच्छा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिप्सम ब्लॉक, ये किसके लिए, क्ले के लिए अच्छा माना जाएगा। यह लवड़ी मृदा में उपयुक्त नहीं, मतलब जो सैलाइन सॉइल होती हैं उसमें उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लवणता विद्युत चालकता बढ़ाती है, ठीक है। ये क्या करती है, विद्युत चालकता को क्या करती है, बढ़ाती है। अगला हमारा न्यूट्रॉन मीटर, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेत में नमी ज्ञात करने का यंत्र, ठीक है, मॉइस्चर मीटर वही हम पढ़ रहे हैं। यह खेत में नमी की मात्रा ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि, सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यह है न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ठीक है। अगला हम प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट अपरेटस, ठीक है। इसे प्रयोगशाला में मृदा नमी ज्ञात करने में उपयोग करते हैं। या 0 से 15 बार या दाब तक मृदा नमी का तनाव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे खनिज और स्थिरीकरण। खनिज और स्थिरीकरण क्या होता है, ये टॉपिक हमारा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसे हम लोग समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे। खनिजकरण और स्थिरीकरण, खनिज का मतलब होता है मिनरल, ठीक है। अब खनिजकरण हो रहा है तो इसे मिनरलाइजेशन कह देंगे, ठीक है। वहीं अगर स्थिरीकरण की बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल मीन्स क्या होता है, जो स्थिर नहीं होता वो मोबाइल होता है, ठीक है। इमोबाइल का मतलब होता है जो स्थिर होता है, इमोबाइल का मतलब होता है जो स्थिर होता है, ठीक है। तो जो खनिजीकरण होता है वो मिनरलाइजेशन होता है, ठीक है। स्थिरीकरण क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब क्या होता है खनिजीकरण, इसे हम पढ़ते हैं। यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन के परिणाम स्वरूप
एक स्थिर रूप से उपलब्ध रूप में तत्व रूपांतरण हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, मान लो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके द्वारा क्या हुआ, डिकम्पोज किया गया। ठीक है, जब डिकम्पोज किया गया, अपघटित किया गया, तो एक फिक्स रूप से, वो तो फिक्स था, उसके फिक्स रूप से वो क्या हो गया, वो प्लांट के लिए जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो उसमें नाइट्रोजन बढ़ गया, उसमें और भी न्यूट्रिएंट बढ़ गए, तो प्लांट के लिए क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण कहेंगे। स्थिरीकरण की बात करते हैं, यह खनिजकरण के विपरीत होता है। यहाँ तत्व उपलब्ध रूप से स्थिर रूप में पहुँचता है। मतलब अब ये जो बना हुआ था, जो कि उपलब्ध हो गया था, अब इस उपलब्ध रूप से फिर से ये स्थिरीकरण या खनिज रूप में पहुँच जाए, तो इसे क्या कहते हैं, स्थिरीकरण या इमोबिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप हमें तुरंत कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका आंसर जो है आपको तुरंत बताऊँगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं नाइट्रोजन के मामलों में। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसके मामले में की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है, जब CN रेशियो जो होता है 30:1 से अधिक होता है। क्या होता है, जब CN रेशियो 30:1 से अधिक होता है तो स्थिरीकरण होता है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो अगर कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 30 से ऊपर होता है तो स्थिरीकरण होता है। ठीक है, मतलब इमोबिलाइजेशन होता है। अगर CN रेशियो 20:1 से नीचे होता है तो क्या होता है, मिनरलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर CN रेशियो 30:1 के ऊपर होता है तो नेट इमोबिलाइजेशन होता है। क्या होता है, नेट इमोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, वहीं CN रेशियो 20:1 से नीचे होता है तो नेट मिनरलाइजेशन होता है। और CN अनुपात 20 से 30:1 होता है, दोनों स्थिरीकरण और खनिज दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, खेल कितना है, 30:1, 20:1, बस यही खेल। अगर 30 अनुपात होगा तो ये स्थिरीकरण होगा, इसके ऊपर अगर होगा 30:1 के ऊपर तो नेट इमोबिलाइजेशन या शुद्ध स्थिरीकरण होगा। अब 20 अनुपात होगा तो खनिजीकरण होगा। अब 20:1 के नीचे होगा तो शुद्ध खनिजीकरण होगा। ठीक है, अगर 20 से 30 अनुपात होता तो ना, तो दोनों चीज़ें होंगी, खनिजीकरण और स्थिरीकरण दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, क्योंकि बहुत अच्छी डिफिनेशंस हैं, ये सभी एग्ज़ाम में आ सकती है और बड़े बड़े एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, एक है एमिनाइजेशन या अमीनीकरण। क्या होता है, अमोनिया पढ़े ना, इसके अंतिम चरण में प्रोटीन का अपघटन और अमीन्स, एमिनो एसिड और यूरिया मुक्त होता है। ठीक है, जब इसका अपघटन होता है, किसका, प्रोटीन का। ठीक है, जब प्रोटीन का अपघटन होता है तो उसमें एमीन्स बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं और यूरिया जो होती है फ्री हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था को एमिनाइजेशन कहा जाता है और इस उत्पादन को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिसे अमोनीकरण कहते हैं। ठीक है, या अमोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अमोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं, अपघटन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो क्या होता है, वो जो होता है वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है एमीन्स में, एमिनो एसिड में और यूरिया में। ठीक, यूरिया में उससे निकल जाती है, इसे क्या कहते हैं, एमिनाइजेशन कहते हैं। और इसके उत्पादन को जो होता है यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, जो इसका प्रोडक्शन होता है उसे यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अमोनीकरण कहेंगे। ठीक है, अगला हमारा है पॉइंट नाइट्रिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। ठीक है, अमोनिया को जब हम नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं तो उसे कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे नाइट्रीकरण। ठीक है, इसका अगला पॉइंट क्या है, कि अगले पॉइंट को देखते हैं। मुख्यतः पौधे, ये किसे गया, इसको संभालते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई, अमोनिया जो होता है वो सीधे किस में बनता है, नाइट्रेट में बनता है। किस में बनता है, नाइट्रेट में बनता है। और नाइट्रेट रूप में ही जो है नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं, ना कि अमोनिया में, ना कि नाइट्राइट में। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बनता है। अगर हम बात करते हैं तो ये तो अमोनिया हो गया, अमोनिया से क्या बना, नाइट्राइट बना। अमोनिया से क्या बना, नाइट्राइट बना। नाइट्राइट किस बैक्टीरिया द्वारा बनता है, कन्वर्ट होता है, नाइट्रोसोमोनास द्वारा। किससे द्वारा, नाइट्रोसोमोनास द्वारा। ठीक है, वही अगर बात करते हैं नाइट्रो जो नाइट्राइट होता है वो नाइट्रेट में बदलता है, वो किसके द्वारा होता है, नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है।
क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर द्वारा, जिसमें बैक्टर लगा हो, बैक्टर लगा हो वो बाद में आएगा, मतलब नाइट्राइल से नाइट्रेट में बदलेगा। ठीक है, इतना चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला हम बात करते हैं, इसका और एक पॉइंट है, इसको हमें जानना जरूरी है। नाइट्रीकरण की क्रिया करने के वाले बैक्टीरिया को इष्टतम तापमान, जो नाइट्रीकरण करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, उनके लिए टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, और पीएच कितना, 6.5 से 7.5, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। कितना पीएच होना चाहिए, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ठीक है। अगर फास्फोरस की बात करते हैं, मिट्टी में मौजूद फास्फोरस 25 से 80% कार्बनिक रूप में होती है। कितनी होती है, 25 से 80% किस में होती है, कार्बनिक रूप में होती है या ऑर्गेनिक फॉर्म में होती है। ठीक है। ह्यूमस में फास्फोरस का मुख्य स्रोत को क्या होता है, फाइटिन एवं न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, फाइटिन होता है, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, फाइटिन और न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। अगर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के अनुपात की बात करें तो 100:10:1, मतलब 100 भाग क्या होगा कार्बन, 10 भाग क्या होगा नाइट्रोजन, और उसमें 1 भाग क्या होगा, फास्फोरस होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। अब वहीं कार्बन और फास्फोरस की बात करते हैं तो 100:1 से ऊपर क्या होगा, फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन होगा। 100:1 से नीचे क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी, और ये पीएचडी वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं या सॉइल, अगला जो पॉइंट है हमारा, उस पर हम लोग बात करेंगे मृदा सूक्ष्मजीव या सॉइल माइक्रोब्स। क्या है, मृदा सूक्ष्मजीव या सॉइल माइक्रोब्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब जो हमारी मिट्टी में छोटे छोटे जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो सामान्य होती हैं, ठीक है, नॉर्मल जो सॉइल होती हैं, उसमें प्रति ग्राम मृदा में संख्या के आधार पर सूक्ष्मजीवों का क्रम कौन सा है। मतलब 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि किस सूक्ष्मजीव की मात्रा ज़्यादा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम उनकी मात्रा के हिसाब से देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, बैक्टीरिया पाया जाएगा या जीवाणु पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, उसके बाद फंजाई, उसके बाद शैवाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और कवक या फंजाई। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया पाया जाएगा, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज पाया जाएगा और फंजाई पाया जाएगा। ठीक, 3 आपको जरूर याद रखना। मतलब भाफ जानते हैं ना, तो भाफ हो जाएगा क्या, जब हम लोग नॉर्मल सॉइल में जो है इसकी पॉपुलेशन देखेंगे। ठीक, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, भाफ हो जाएगा। ठीक, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और फंजाई हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं वजन की, वेट के आधार पे अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ मतलब फंजाई हो जाएगा, बी और ए, एफ बी ए। ठीक है, मतलब फंजाई, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंजाई, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज हो जाएगा। ठीक है। अगला हम बात करते हैं अम्लीय मृदा की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारी एसिडिक सॉइल्स होती उनमें अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, वेट में भी फंजाई हो जाएगा, इसमें भी फंजाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, और क्या, शैवाल या एल्गी बोल देंगे, शैवाल, एल्गी, और उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज हो जाएगा। ठीक है, लगभग यही कॉम्बिनेशन है एफ बी ए क्या होगा, वेट के अनुसार होगा, और एफ बी ए फिर क्या होगा, ये होगा अम्लीय मृदाओं में। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको। अगला हम लोग बात करते हैं जो शुष्क मृदाएँ होती हैं, मतलब जहाँ शुष्क मृदाएँ जहाँ पानी की कमी होती है जिन मृदाओं में, उसमें अगर सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एक्टिनोमाइसिटीज, ए, बैक्टीरिया और फंजाई, ABF पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, ABF पाया जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, ABF पाया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे देख लेते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए जो पीएच मान कितना होना चाहिए, सबसे अच्छा माना जाता है 6 से 7.5। कितना माना जाएगा, 6 से 7.5 सबसे अच्छा पीएच माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम वेट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, अगर हम मान लो वेट के हिसाब से देखते हैं, ठीक, वेट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, वजन के हिसाब से, तो कौन कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा फंजाई,
बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज। वहीं अगर हम एसिडिक सॉइल की बात करते हैं मतलब FB आ जाएगा, ये भी FB आ जाएगा, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, FB आ जाएगा, ठीक। अगर नॉर्मल सॉइल में बात करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बाफ आ जाएगा, BAF मतलब बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटी जो फंजाई आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर ड्राई सॉइल की बात करते हैं, ड्राई सॉइल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्टिनोमाइसीटीज आ जाएगा, ठीक है, फिर बैक्टीरिया आ जाएगा, फिर फंजाई आ जाएगा, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर की, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक। ऑर्गेनिक मैन्योर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर होता क्या है। जो पशु पक्षी के मलमूत्र होता है, ठीक है, शरीर के अवशेष होते हैं, मतलब जो शरीर का कोई भी भाग होता है उसके अवशेष होते हैं, फार्म पर उगाई गई फसल होती, उद्योगों के सह उत्पादों के मतलब जो उनके को प्रोडक्ट निकलते हैं उनके, उनका जो विघटन होता है मतलब डिकम्पोजिशन होता है, उसके फलस्वरूप डिकम्पोजिशन के बाद जो भी हमारा मटेरियल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे, कार्बनिक खाद कहेंगे, या जीवांश खाद कहते हैं, ठीक है। या तो पक्षियों के मलमूत्र से, या शरीर के किसी अवशेष से, या फसल फार्म पर उगाई गई फसलों से, या उद्योगों के सह उत्पादों से, ठीक है। इन चीज़ों से अगर कोई प्रोडक्ट बनता है डिकम्पोज होके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवांश खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर कहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में है, कार्बनिक खादों से पोषक तत्व तो धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो इसमें डिकम्पोजिशन भी धीरे धीरे होता है, ठीक है। और जब डिकम्पोजिशन हो जाता है तो जो प्लांट होता है उसको जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी धीरे धीरे ही मिलते हैं, ठीक है। गोबर की खाद का प्रभाव खेत में 2 से 3 वर्षों तक होता है, मतलब एक बार हमने डाल दिया गोबर की खाद तो 2 से 3 वर्षों तक हमें उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और 3 वर्षों के बाद उसका जो इफ़ेक्ट होता है गोबर की खाद का, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, ठीक है। इनके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक और रासायनिक एवं जैविक अवस्था में सुधार आता है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कर रहे हैं या FIM यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो फिजिकल कंडीशन होगी वो भी अच्छी होगी, जो केमिकल कंडीशन होगी सॉइल की वो भी अच्छी होगी, जो बायोलॉजिकल कंडीशन होगी वो भी अच्छी मानी जाएगी। मानव मल को नाइट सॉइल कहा जाता है। जो हम लोग मानव मल होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट सॉइल कहते हैं। मानव मल का मतलब होता है जो एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट मटेरियल जो शरीर से हम लोगों के बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट सॉइल कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, नाइट सॉइल कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, जीवांश खादें कितने प्रकार की होती हैं, इनके टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होगा बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, एक तो होगा क्या, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर या भारी स्थूल जीवांश खाद। ये क्या होता है, वे कार्बनिक खादें जिनसे पौधों को पोषक तत्व तो कम लेकिन जीवांश पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, ये भारी जीवांश खाद्य कहलाती है। मतलब अगर न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो कम प्राप्त होगा, लेकिन इनका जो बायोलॉजिकल पदार्थ है या बायोलॉजिकल मैटर है वो क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। इसीलिए इसे जीवांश खाद कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, FIM गोबर की खाद हो गई। हरी खाद में क्या आता है, सनई और ढैंचा आता है। कंपोस्ट हो गया हमारा, शहरी और देहाती दोनों हो गया। वर्मी कंपोस्ट हो गया, मानव विष्टा हो गया, ठीक है, एक्सक्रीटा हो गया। वहीं अगर चिड़ियों की बीट हो गई, गंदे नाली की खाद हो गई, मैली की खाद होगी, प्रेसमेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, बल्कि में आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं, ये कार्बनिक खाद जिनसे पोषक तत्व तो भारी मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन जो जीवांश पदार्थ है कम मात्रा में प्राप्त होता है। जैसे खली, हम लोग जैसे सरसों को जब तेल निकलवाने जाते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं खली वगैरह निकलती हैं, ठीक है। तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, खुर जो होते हैं, ठीक है, हड्डी का चूरा होता है, रक्त शुष्क जो सूखा हुआ ब्लड होता है, ठीक है, मांस होता है, मछली का चूरा होता है, शुष्क अवमल होता है, ठीक है, सींग चूर्ण होता है, ग्वानो होता है। ये सारी चीज़ों से क्या होता है, पोषक तत्व तो अच्छे मिलते हैं लेकिन इनकी मात्रा जो होती है कम होती है, ठीक है। इसीलिए इसे कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहा जाता है, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे खलियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे खलियाँ क्या होती हैं, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, खलियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं खलियों के बारे में, ठीक है। खलियाँ क्या होती हैं, केक्स क्या होती हैं। ये 2 टाइप की होती, एक होती एडिबल ऑयल, ये एक होती नॉन एडिबल ऑयल केक्स। मतलब एडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं, नॉन एडिबल का मतलब होता है जो खाने नहीं होती, ठीक है।
तो जो एडिबल होती हैं, ठीक है, खलियाँ क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। मान लो हमारा जो सरसों होता है, ठीक है, सरसों का जो दाना होता है उसमें क्या होता है, तेल होता है। तो जब हम सरसों के दाने से तेल निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ मटेरियल, सूखा हुआ मटेरियल होता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा खली होता है, ठीक है। तो वो तो एक होता है एडिबल, एक होता है नॉन एडिबल। अब अगर हम खाने योग्य खली की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से उदाहरण, जैसे सरसों की खली हो गई, बिनौला हो गया, नारियल हो गया, तिल हो गया, अलसी हो गया, तारा मीरा हो गया, मूंगफली हो गई। इन सभी की खलियों को पशुओं को खिलाया जा सकता है, यह एडिबल होती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन एडिबल की, तो नॉन एडिबल में कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे महुआ, करंज, कुसुम, अरंडी, नीम, ये सारी खलियाँ कैसी हो जाएंगी, नॉन एडिबल या खाने योग्य नहीं होगी, ठीक है। नीम की खली में निम्बोडिन या अजेडिरेक्टिन, ठीक, नामक कीटनाशी रसायन पाया जाता है, ठीक है। निम्बोडिन नामक कीटनाशी रसायन पाया जाता है। अगला हम बात करते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोस्ट की। कंपोस्ट क्या होगा, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय या अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर खाद बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वायवीय होते हैं या अवायवीय जीवाणु जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं उनका, और उससे क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपोस्ट। क्या कहेंगे उसे हम लोग कहते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट फार्म अपशिष्टों व शहरी कस्बों के अपशिष्टों से तैयार की जाती है, ठीक है। जो कंपोस्ट होती है, जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट का मतलब हो जाता है वेस्ट मटेरियल जो होता है, उससे जो है तैयार की जाती है। पहला हम बात करेंगे इसकी जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी, ये आती हैं, ठीक है। सबसे पहली विधि कौन सी है, एडको विधि। कंपोस्ट बनाने की एडको विधि हर्चिंसन और रिचर्डसन ने 1921 में इंग्लैंड में विकसित की, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की जो एडको विधि है, हर्चिसन और रिचर्डसन ने 1921 में इंग्लैंड में विकसित की थी, ठीक है। किसने, हर्चिसन ने और रिचर्डसन ने। कब, 1921 में। इस विधि में गोबर काम में नहीं लेते हैं, उसकी जगह एडको पाउडर काम में लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको, हर्चिसन और रिचर्डसन। कब, 1921 में। कौन सी विधि, एडको विधि। एडको विधि क्या, एडको क्या है, एडको एक पाउडर है जो कि हम कंपोस्ट बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगली हमारी है इंदौर विधि। इसका सन भी हमें याद रखना, कब आई थी, 1921 में आई थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंदौर विधि की। इंदौर विधि जो होती है, ये किसने बनाई थी, ए हावर्ड एवं यशवंत डी वार्ड ने। किसने बनाई थी, ए हावर्ड और यशवंत डी वार्ड ने। कब बनाई थी, 1924 से 1931 के बीच में। कब, 1924 से 1931 के बीच में, ठीक। कहाँ बनाई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, जो कहाँ पे, इंदौर में है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, इंदौर विधि, ठीक है। इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, इंदौर विधि, ठीक है। इसका एक पॉइंट और बचता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इस विधि में कंपोस्ट को बार बार पलटना पड़ता है, पानी अधिक देना पड़ता है, जिससे नाइट्रोजन का ह्रास अधिक होता है। मतलब अगर बार बार पलटेंगे, बार बार पानी अधिक देंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, लॉस हो जाएगी, ठीक है। यह कंपोस्ट बनाने की महंगी विधि भी है, ठीक है। भाई जितनी बार पलटना पड़ेगा उतनी बार उसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तो उसके लिए लेबर रखेंगे तो महंगी पड़ेगी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बेंगलोर विधि की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बेंगलोर विधि की, ठीक है। बेंगलोर नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, बेंगलोर में बनी थी, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि CN आचार्य ने, किसने, CN आचार्य ने प्रचलित की, ठीक है। बाद में सर्वाधिक प्रचलित है। इस विधि में खाद को बार बार पलटना नहीं पड़ता, जिससे कार्बन एवं नाइट्रोजन का नुकसान कम होता है। यह कंपोस्ट बनाने की सस्ती विधि है। सबसे महंगी विधि कौन सी है, इंदौर विधि। सबसे सस्ती विधि कौन सी है, बेंगलोर विधि, ठीक है। अगला हम बात करते हैं नाडेप विधि। नाडेप विधि क्या होती है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे नाडेप विधि। कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि महाराष्ट्र के कृषक काका द्वारा विकसित की गई थी। नाडेप किसके द्वारा विकसित की गई थी, काका के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। साधारणतः एक टैंक में 3 टन के करीब कंपोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टैंक बनाकर क्या करते हैं, कंपोस्ट तैयार करते हैं। हमने कौन कौन सी विधियाँ पढ़ ली, एक तो हमने इंदौर विधि पढ़ ली, ठीक है, इंदौर विधि पढ़ ली। एक तो हमने कौन सी विधि और पढ़ ली, इंदौर पढ़ ली, बेंगलोर पढ़ ली, नाडेप पढ़ ली, और एक कौन सा हमने पाउडर वाली विधि पढ़ी थी, एक हमारी कौन सी विधि थी, एडको विधि,
एक हमने कौन सी विधि पढ़ी, एडको विधि, ठीक है। चारों एक बार फिर देख लेते हैं। एडको हो गया, कौन सी विधि थी, एडको विधि थी, एडको विधि हो गई, ठीक है। इंदौर विधि हो गई, इंदौर के साथ साथ हमारी क्या होगी, बेंगलोर विधि हो गई, बेंगलोर के साथ साथ हमारी नाडेप हो गई, क्या होगी, नाडेप विधि होगी, ठीक है। ये सारी विधियां जो है हमें पढ़नी है, एग्जाम में आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अगली विधि हमारी कौन सी है, वर्मी कंपोस्ट। अगली कंपोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सी, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। केचुए द्वारा गोबर की खाद एवं अन्य कृषि अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। यह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, ठीक है। मतलब केचुए द्वारा अगर खाद बनाई जा रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.5% पोटास होता है, ठीक है। 3 1 1.5 क्या हो गया, 3 1 1.5, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। एनपीके कितना होगा, 3 1 1.5 याद कर सकते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो सामान्य फसलों में उपयोग करते हैं तो 5 टन प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल फसल बो रहे हैं तो उसमें कितना यूज़ करेंगे, 5 टन प्रति हेक्टेयर। सब्जियों में 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर। अगर फलदार वृक्ष हैं, ठीक है, 5 किलोग्राम प्रति पौधा, ठीक है। मान लो फलदार जो वृक्ष होते हैं बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 किलो प्रति पौधा हम यूज़ करेंगे। फूलों की क्यारियों में 1 से 2 किलो प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर में, ठीक है। देश में प्रतिवर्ष 280 मिलियन टन गोबर तथा 273 मिलियन टन अवशेष पैदा होता है। कितना, 280 मिलियन टन गोबर एक वर्ष में और 273 मिलियन टन फसल अवशेष, मतलब जो उसका बचा हुआ फसल का भाग होता है खेत में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं केचुए के प्रकार। अब जब वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो केचुए से ही तैयार करेंगे। जब केचुए से तैयार करेंगे तो उसकी कुछ वेराइटी होंगी, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको जल्दी लग रहा हो लेकिन जल्दी पढ़ना इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीट भी करना है, ठीक है। केचुए के एक होता है इपीजिक केचुए, ठीक है। यह प्रजाति कंपोस्ट बनाने की सर्वाधिक उपयोगी जो मृदा में 1 मीटर की गहराई तक होते हैं। कौन सी, एपीजिक केचुए, ठीक है। यह 90% कृषि अपशिष्ट तथा 10% मृदा खाते हैं, ठीक है। जो कृषि अपशिष्ट होता है, बचा हुआ जो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है प्लांट का, उसे 90% तक खाते हैं। 10% ये क्या खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। इनकी 2 प्रजातियाँ, आइसिनिया फोएटिडा जो राजस्थान के लिए है, और दूसरी अगर बात करते हैं यूड्रिलस यूजिनस। कौन सी, यूड्रिलस यूजिनस, ठीक है। कौन सी, यूड्रिलस और यूजिनस। इंडोजेनिक केचुए की बात करते हैं, भूमि में गहरी सुरंग बनाकर रहते हैं 3 मीटर से अधिक। कितनी, 3 मीटर से अधिक, ठीक है। ये प्रजाति के केचुए 90% मिट्टी खाते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, जो 90% अपशिष्ट पदार्थ खाते हैं वो कौन होते हैं, एपीजिक होते हैं, ठीक है। इंडोजिक कौन से होते हैं, जो 90% तक मिट्टी खाते हैं, ठीक है। ये जल निकास एवं जल संरक्षण में उपयोगी होते हैं। अगला हम बात करते हैं, ठीक है, डायोजिक केचुए क्या होते हैं। एक होते हैं डायोजिक केचुए, एपीजिक, इंडोजिक और डायोजिक। ये 1 से 3 मीटर तक गहराई तक सुरंग बनाकर रहते हैं एवं दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणियों में आते हैं, ठीक है। केचुए ऑक्सीजन हार्मोन का स्राव करते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं रोग को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। उचित परिस्थितियों में कंपोस्ट 7 दिन में बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। अगर कंडीशन अच्छी होती है तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो होती है 60 दिन में बनकर तैयार हो जाती है, मतलब 2 महीने में, ठीक है। 60 दिन का मतलब हो गया कि 2 महीने में हमारी वर्मी कंपोस्ट जो है बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोबर की खाद की, ठीक है, कि गोबर की खाद या एफआईएम क्या होता है। गोबर की खाद या एफआईएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या होता है। अगर हम गोबर की खाद के बारे में बात करेंगे तो फसलों में 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद लेते हैं, ठीक है। अगर फसलों की बात करते हैं, फलदार वृक्षों में 10 से 20 टन प्रति पौधा, टन नहीं, किलोग्राम, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम था, गोबर की खाद 10 से 20 किलोग्राम प्रति पौधा, ठीक है। खाद का प्रयोग बुआई के 1 महीने पूर्व पहले किया जाता है जिससे कि अच्छे से उसमें डिकम्पोज हो जाए या मिल जाए हमारे खेत में। गोबर की खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि खाई या ट्रेंच विधि है, ठीक है। खाई या ट्रेंच विधि है जो कि CN आचार्य द्वारा दी गई थी, ठीक है। सबसे अच्छी विधि कौन सी, खाई या ट्रेंच विधि। गोबर की खाद में अमोनिया के नुकसान को रोकने के लिए जिप्सम CaSO4.2H2 परिरक्षित पदार्थ काम में लेते हैं। अगर हमें, क्योंकि गोबर की खाद बना रहे हैं तो उसमें जो अमोनिया होगा उसको अगर नुकसान नहीं पहुंचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जिप्सम या जिसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है,
ठीक है, इसको परिरक्षित पदार्थ के रूप में काम लेते हैं। परिरक्षित का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाने के लिए लिया गया पदार्थ। ठीक है, अच्छी तरह सड़ने के लिए गोबर की खाद को 1 से 3 महीने का समय लगता है, इसीलिए गोबर की खाद को क्या करते हैं, ट्रेंच में या किसी गड्ढे में इसे डाल के गोबर की खाद बनाते हैं। अगला हम बात करते हैं जीवांश खाद के उपयोग से क्षारीय मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो बायोलॉजिकल जो हमारी मेन्योर होती है, ठीक है, या ऑर्गेनिक मेन्योर होती है या गोबर की खाद होती है, उससे जो क्षारीय मृदा होती है, जो बेसिक सॉइल होती है, उसका पीएच जो होता है कम हो जाता है, धीरे धीरे वो एसिड की तरफ बढ़ने लगती है, तो मृदा की क्षारीयता और लवणता में सुधार होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं ग्रीन मेन्योर की या हरी खाद की। अगला हम बात किसकी करेंगे, आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।